नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना के बदलते आंकड़े कितना संकेत है मौजूदा स्थिति के। वैक्सीन की जद्दोजहद इस समय कहां पर मौजूद है और कितने सुरक्षित हो सकते हैं, कब तक हम सब। इस सब के बीच दूसरी वेव ने जो सबक हमें सिखाया है, उस हिसाब से कोरोना के बदलते आंकड़ों को कैसे परखें ताकि तैयार रहें हम। अगर तीसरी लहर वाकई आती है कोरोना की, तो सरकारी तैयारियों के साथ साथ हमें खुद को भी देखना होगा, आंकना होगा, क्योंकि नियमों से परे कुछ तैयारी हमारी भी होनी है। अलग अलग शहरों में लॉकडाउन हैं, धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन किस हद तक अनलॉक कर सकते हैं हम। शटर खुलेंगे तो पेट और जेब से प्रतिबंध भी हटेंगे। अचानक ये सारी चीजें हुई, लेकिन आज आप देख रहे होंगे सारी चीजें अपनी सामान्य स्थिति में आ रही हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। वैक्सीन और दवाइयों का साथ मिलेगा तो आंसू भी थमेंगे। किसी भी देश में 200 करोड़ वैक्सीन उस देश में निर्माण होते प्रोडक्शन होते ये आज तक देखने को नहीं मिला है। ये भारत में हो रहा है। हमारे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ रही है, बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इस गति को इतना ले जा पाएं कि हम 70-75 लाख पर डे या उससे भी ज्यादा, और कोशिश करेंगे कि 1 करोड़ तक भी पर डे करने की कोशिश करेंगे। संक्रमण के बीच शुभ समाचार मिलेंगे तो दर्द कम होगा। We should be concerned about the third wave, but that's only for the reason that our preparations should be in all directions. Be it taking care of children, be it our infrastructure, or be it protection and vaccination. दूसरी लहर आशाएं, उम्मीदें, रिश्ते, जिंदगियां सब बहा कर ले गई। अब जबकि कुछ कुछ थमने लगा है, तो मन फिर से सोचने की स्थिति में आने लगा है कि जो सबक सीखा महामारी से, उसमें हमारी जिम्मेदारी क्या होगी। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। वैक्सीन स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटेजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता है। जून से दिल्ली कुछ खुलने लगेगी। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। यूपी कुछ पाबंदियां कम करने लगेगा। थर्ड वेव के लिए अभी से हर मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सीएससीज में भी हम इसको फोकस कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सेहत सुधरेगी तो धीरे धीरे सख्तियां कम होंगी। नागरिकांना आवाहन करतोय, केवळ मुलांसाठीच नव्हे तर आधुनिक कोरोनाचा धोका टळलेला नाही, तिसरी लाट येऊ नये हा आपला प्रयत्न आहे। मात्र त्याच्यासाठी आपली तयारी सुरू आहे। लेकिन फिर जिंदगी को वैसी जद्दोजहद न करनी पड़े, फिर दर्द की वो दास्तानें न दोहराई जाए। सरकारें जो करें वो करें, हम भी ये तय करें कि लापरवाही बिल्कुल न। कोरोना की तीसरी लहर अगर आएगी तो उसमें कैसा उसका स्वरूप होगा, इसे लेकर तमाम अनुमान सामने हैं और उसमें बच्चों के लिए खतरे की बात की गई है। लिहाजा दूसरी लहर की तैयारियों की कमी से सबक लेते हुए तीसरी लहर के लिए तैयार अगर रहना है तो इस हिसाब से तैयारी करनी है कि अगर वाकई बच्चों में संक्रमण फैलता है
तो कितने तैयार हैं हम? वाले समय में अगर वायरस के अंदर और म्यूटेशन होगा तो शायद वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और ये हो सकता है कि स्ट्रेन चेंज हो रही है, पैटर्न जो है वो चेंज हो रही है, जो सिवियरिटी ऑफ द लंग डिजीज है वो एडल्ट्स की तरह दिख रही है। तो ये पॉसिबल है कि थर्ड वेव में हम ज्यादा सिवियरिटी देखें या ज्यादा बच्चों को आईसीयू की जरूरत पड़े। ये सिर्फ आशंका है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो कितने तैयार हैं? अगर कोरोना की तीसरी लहर वाकई बच्चों पर कहर बनकर टूटी तो कितने तैयार हैं हम? थर्ड वेव में डेफिनेटली ये बोला जा रहा है कि बच्चों को ज्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड वेव में हमने देखा है कि पहले एल्डरली को, फिर मिडिल एज को। अब चूंकि वैक्सीनेशन जो है वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में नहीं है, तो थ्योरीज हैं कि प्रेडिक्शंस हैं कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ज़्यादा होगा। एंड मोटा मोटा अगर हम देखें तो इंडियन पॉपुलेशन में अराउंड 20 करोड़ बच्चे हैं, है ना। एंड आउट ऑफ दैट अगर 20% भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट वेव में 2% अफेक्ट हुए थे, सेकेंड वेव में 12% के अराउंड था अफेक्टेड। अब थर्ड वेव में अफेक्टेड अगर 20% चिल्ड्रन भी हैं, तो उन 20% का भी अगर 1.5% को भी रिक्वायरमेंट होती है बेड्स की या वेंटिलेटर्स की या आईसीयूज की, सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। क्योंकि अभी तक हमने जो भी देखा उसमें देखा है कि बच्चों में बहुत माइल्ड डिसीज है। अभी भी जो केसेस आए उसमें बहुत माइल्ड टू मॉडरेट ही डिसीज है, सीवियरिटी बहुत कम हुई है। सीवियरिटी इन केस की उनको वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है, उनको जो बड़ी बड़ी और बाईपैप वाली मशीन है वो भी कम है, सिंपल ऑक्सीजन लगाने से ही वो ठीक हो रहे हैं। सो तैयारी तो इन एनी केस थर्ड वेव के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है और हमें अच्छे से करके रखनी चाहिए। तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि इस पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों में मतभेद है। कुछ दावा कर रहे हैं कि जिस तरह पहली लहर में बुजुर्ग, दूसरी लहर में युवा वर्ग को वायरस ने सबसे ज्यादा संक्रमित किया, उसी तरह तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज्यादा होगा। और ये इसलिए जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा। फर्स्ट वेव के मुकाबले दूसरी लहर में बच्चे कहीं ज्यादा प्रभावित हुए हैं। देखा जाए तो कर्नाटका में ही लगभग 1.5 लाख बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में अभी ये जल्दबाजी भी होगी मेरे ख्याल से ये मानना कि आने वाली वेव्स में बच्चे संक्रमित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम सेकेंड वेव में ही बहुत ज्यादा बच्चों पर प्रभाव देख रहे हैं। वहीं मुंबई का डेटा भी अगर हम देखें तो पहली वेव के मुकाबले दूसरी वेव में 1.5 से 2 गुना ज्यादा बच्चों का एडमिशन हॉस्पिटल्स में हुआ है। ये जरूर है कि बच्चों में ज्यादा तीव्र इन्फेक्शन नहीं होता, उनमें एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी दूसरी वेव में पहली वेव के मुकाबले बच्चे ज्यादा संक्रमित भी हुए हैं और बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन भी देखा गया है। ऐसे में अभी तीसरी वेव की जो लहर है उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। जांच के लिए लेबोरेटरीज की संख्या बढ़ाई जा रही है। अस्पतालों में बच्चों के कोविड केयर के लिए अलग से व्यवस्था हो रही है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग से तैयारी की जा रही है। इनके लिए अलग प्रोटोकॉल की बारीकियां हेल्थ कर्मियों को समझाई जा रही है। राज्य अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट लगाने में जुटे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बच्चों के इलाज का प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है। अगले वेव में शायद उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली, लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा या उनको ज़्यादा केसेस उसके आगे वाले वेव में पाए जाएंगे। और जो हमने पिछले 2 वेव से सीखा है उसी को हम आगे लेके अगर जाएंगे तो हम और किसी वेव को आने नहीं देंगे, अगर आएंगे तो उसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे।
तीसरी लहर में अगर बच्चे महामारी की गिरफ्त में आते हैं तो स्थिति ज्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि बच्चों का न सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होता है, बल्कि उनके लिए अस्पताल में तैयारियां भी अलग तरीके से करनी होंगी। बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं अब लोगों को हो रही हैं। क्या यहाँ पर बच्चे भी पेशेंट के तौर पर आ रहे हैं? हाँ, बच्चे आते हैं, लेकिन अभी तक बच्चों में हमारे पास जो देखा गया है कि सिम्टम जो है या तो एसिम्टोमेटिक है ज्यादातर या फिर माइल्ड है ज्यादातर। तो अभी सीवियर थर्ड लहर को लेकर जब एक प्रोजेक्शन है तो आप लोग उसकी तैयारी पहले से रख रहे हैं? जी, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम अपना जो है पूरा वार्ड का भी अलग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने वेंटिलेटर्स के लिए उनको रखा हुआ है। जैसे अभी हम बिल्कुल तैयार हैं, और जैसे अगर हमें लगेगा कि कुछ भी जरूरत है थर्ड वेव के हिसाब से, हम उसका पूरा मैनेज करेंगे। पेरेंट्स को मुझे लगता है कि इस समय हमको बहुत ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है, और एजुकेशन करना इन सेंस कि एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए बच्चों के लिए कि वो उस चीज का ध्यान रखें, दूसरा न्यूट्रिशन के लिए कि बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल वो शुरू से अभी से बहुत अच्छा बूस्टअप करें, एक्सरसाइज कराने की आदत डालें बच्चों को, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स आर आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट कि हम बच्चों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस थर्ड वेव से। जो इतना डर है उससे हमको पहले प्रिवेंट करवाना है बच्चों को। इन केस हो जाता है तो फिर ट्रीटमेंट की तो हमको तैयारी है ही। हॉस्पिटल में सीवियर बच्चे आएंगे या मॉडरेट टू सीवियर बच्चे आएंगे, तो मॉडरेट टू सीवियर बच्चों के लिए हो सकता है हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहिए। कुछ बच्चों में हमको ऑक्सीजन के अलग अलग मेथड्स डिवाइसेस होते हैं देने के लिए, उनकी जरूरत होगी। बहुत ही रेयर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होंगे जिनमें हमको वेंटिलेटर की जरूरत लगेगी। लेकिन हम हॉस्पिटल ने और गवर्नमेंट ने भी हर लेवल पे प्रिपेयर्डनेस शुरू हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 13.1% बच्चे हैं, जिनमें 0 से 6 साल के बच्चों की कुल आबादी 15 करोड़ 88 लाख है, जबकि 6 से 14 साल के बच्चे कुल जनसंख्या का करीब 10% है। भारत में अब तक आई कोरोना की दोनों लहर में बच्चे संक्रमित तो हुए, लेकिन वो घर पर ही ठीक हुए। कुछ मामलों में उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, जबकि मृत्यु का आंकड़ा बहुत कम रहा। अनुमान के अनुसार पहली लहर में 2% बच्चे प्रभावित हुए थे, जबकि दूसरी लहर में 12% बच्चे संक्रमित हुए। अनुमान है कि तीसरी लहर में 20% तक बच्चे कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, यानी करीब 27 करोड़। ऐसे में अगर 1 से 2% बच्चों को भी अस्पताल की जरूरत पड़ी तो उसके लिए अभी से बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होगी। बच्चों में संक्रमण का फैलाव ही था कि जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स भी थे वहां पर भी हमने देखा कि टेस्ट करने के बाद ही एडमिट करने की पूरी प्रक्रिया को शुरू किया गया, और इसीलिए धीरे धीरे करके, यानी पहली लहर में बहुत कम संख्या में जरूर संक्रमित हुए बच्चे, दूसरी लहर में उनकी संख्या जितनी बढ़ी और वैक्सीन पर चर्चा शुरू हो गई। अब वैक्सीन को लेकर भी हमें ये समझने की आवश्यकता होगी कि कब तक बच्चों के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना का दावा है कि 12 से अधिक उम्र के बच्चों पर 100% कारगर है उसकी वैक्सीन। अमेरिका, कनाडा में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को हरी झंडी दे दी गई। जर्मनी ने 7 जून से 12 साल तक के बच्चों को टीकाकरण की मंजूरी दी है। सिंगापुर में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने का फैसला हुआ है। यूएई में भी 12 से ऊपर के बच्चों को दी जाएगी फाइजर की 2 डोज। ऐसे में भारत में बच्चों के टीकाकरण को लेकर क्या प्लान है? बच्चे भी इवेंचुअली वैक्सीन के लिए कवर होने चाहिए, सेफ वैक्सीन से कवर होने चाहिए, एंड दिस विल ऑलवेज बी एंड दिस हैज बीन ऑलवेज ऑन आवर रडार स्क्रीन। हमारा वैक्सीन कोवैक्सीन है, उन्होंने पीडियाट्रिक के ट्रायल को शुरुआत कर दी है, उनको परमिशन मिल गई है, एनी टाइम दे आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड आई थिंक दे आर गोइंग ऑल द वे टू 2 years of age in a systematic way, and those trials are on the anvil. बाहर भी कोई इतना बड़ा कोई और बहुत ट्रायल अभी नहीं हुए। ये प्रोग्रेस धीरे धीरे पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। मुझे बताया गया है कि नोवावैक्स जो है उसका ट्रायल सीरम करना चाहेंगे बच्चों के लिए। इसी प्रकार यूं ही बाकी जो ट्रायल्स के नाम मैंने अभी लिए, जाइडस का कहा,
जिनोवा का, बायोवी का कहा। अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी के अनुसार 4 से 6 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन साल के आखिर या फिर जनवरी 2022 तक आ जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर में इसीलिए बच्चे सबसे ज्यादा वायरस की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि तीसरी लहर तक देश में अधिकतर अडल्ट्स को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी होगी। ऐसे में सिर्फ बच्चों के पास सुरक्षा कवच नहीं रहेगा। देश में भारत बायोटेक 2 से 18 साल के बच्चों पर फेज 2 और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल जून में शुरू करेगी। कुछ दिनों पहले ही कंपनी को 2 से 18 आयु वर्ग में क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति मिली थी। भारत बायोटेक कोरोना के खिलाफ नेजल वैक्सीन भी बना रही है। कंपनी ने नेजल वैक्सीन का ट्रायल जनवरी में शुरू किया था। इसके लिए कंपनी ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ करार किया। कुछ ही दिनों में इसके पहले फेज के ट्रायल्स के नतीजे सामने आने की उम्मीद है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन नाक में स्प्रे के जरिए दी जाएगी और ये वायरस को ब्लॉक कर देगी। अगर ये वैक्सीन ट्रायल में सफल होती है तो इसका ट्रायल बच्चों पर भी किया जाएगा। अगर ये सफल रही तो पोलियो ड्रॉप्स की तरह गेम चेंजर साबित हो सकती है। We are the major and a very big hub of vaccine production, and आगे और वैक्सीन, 4 वैक्सीन और बायोई का, जाइडस का, भारत बायोटेक का नेसल वैक्सीन और बायोई का वैक्सीन, ये 4 वैक्सीन जो हैं आगे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जिनोवा का वैक्सीन चौथा जो mRNA टेक्निक पे ऊपर आधारित है। जाइडस का जो
प्रदेश में हर मेडिकल कॉलेजेस में हमने 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और ये आजमगढ़ में 30 बेड का पीको का निर्माण हो चुका है। इसको हम लोग एक्सटेंशन करके 100 बेड तक पहुंचाएंगे। हमने हर हॉस्पिटल में जो भी कोविड हॉस्पिटल हैं वहाँ पे पोस्ट कोविड वार्ड अलग से बनाए हैं और थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए पीको और निको वार्ड के अलग से गठन की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं। तैयारी हमको दोनों तरफ से करनी चाहिए, हॉस्पिटल लेवल पे भी करना चाहिए और मास लेवल पे पेरेंट्स को भी प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज मेनली इसमें क्या होगा, माइल्ड डिसीज है, मॉडरेट है, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो बहुत सारी चीजें घर में ही पेरेंट्स ट्रीट कर सकते होंगे। तो पेरेंट्स को मुझे लगता है कि इस समय हमको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है और एजुकेशन करना इन सेंस कि एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए बच्चों के लिए कि वो उस चीज़ का ध्यान रखें, दूसरा न्यूट्रिशन के लिए कि बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल वो शुरू से अभी से बहुत अच्छा बूस्टअप करें, एक्सरसाइज कराने की आदत डालें बच्चों को, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स आर आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए 2 स्तर पर तैयारी जरूरी है। सरकार के स्तर पर अस्पताल, समाज के स्तर पर जागरूकता, ताकि देश का हर घर ये जान सके कि कोविड होने पर बच्चों की देखभाल कैसे करनी है। इस तरह से अगर होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट माँ और पिताजी उन लोगों को पूछना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि किस तरह से अगर कुछ होता है, इस तरह से कोई सांस की तकलीफ होती है तो यहाँ पे बच्चों के डॉक्टर जो भी हैं हम लोग यहाँ पे सारे उनको हम ट्रेनिंग देने के लिए सब हमेशा रेडी हैं। यहाँ पे अगर पता करें वो हमसे कि क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या क्या अगर घर पे चीज़ें रखनी है, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह रखने हैं तो इन जनरल अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि तैयारी करके रखिए, पर अगर कुछ भी होता है यहाँ पे ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग लीजिए हमसे, वो हम देने को हमेशा तैयार हैं। दूसरी लहर से सबक लेते हुए ज्यादा से ज्यादा तैयारी की आवश्यकता है। अगर सरकार सजग रही और जनता जागरूक तो संभव है कि तीसरी लहर को हम सब मिलकर रोक दें। चलता रहना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि इस तरीके से दुकानों में या उद्योगों में ताले जड़े रहें, लेकिन ये ताले खुले उसके लिए जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ हम सब मजबूती से खड़े हो पाएं। अब उसके लिए जरूरत होती है वैक्सीन की, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरती है। एक तरफ दावे कुछ किए जाते हैं, हकीकत कुछ और होती है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं और कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लग जाए ताकि कोरोना की इन लहरों से सभी छुटकारा मिले। अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटेजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। विपक्ष का ये सवाल है तो सत्ता के पास इसका जवाब होना ही चाहिए, क्योंकि संक्रमण से महायुद्ध में वैक्सीन ही ब्रह्मास्त्र है। ये सार्वभौमिक सत्य है। उत्पादन, वितरण, मंजूरी से संबंधित जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब जल्द मिलने चाहिए। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, जिसका आपने उल्लेख किया कि आज वैक्सीन की कैपिटल बन गया है, क्योंकि भारत ने 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया और एक भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, ये तो भारत में ही शोध हुआ जिसका। तो ये जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे। निश्चित रूप से भारत की आबादी बड़ी है और यहाँ बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए कदम दर कदम रणनीतियाँ बनानी और बदलनी पड़ रही हैं। लेकिन यही समय की जरूरत है कि देश की बड़ी आबादी को जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लग जाए। हमने अपने देश में अल्टीमेटली कोविड-19 के वैक्सीन को हर व्यक्ति तक लेके जाना है, हर वयस्क तक लेके जाना है। और जैसे जैसे हमारे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ रही है, बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इस गति को इतना ले जा पाएं कि हम
70-75 लाख पर डे या उससे भी ज्यादा, और कोशिश करेंगे कि 1 करोड़ तक भी पर डे करने की कोशिश करेंगे। ये एक आह्वान की तरह आप लीजिए, क्योंकि हमें जब वैक्सीन की सप्लाई की कोई कमी नहीं होगी तो हमारा सारा जो जोर होगा ये होगा कि ये वैक्सीन तेज गति से दिन ब दिन हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि हम अपने देश में इस महामारी को पूरी तरह से रोकथाम करने में सम्मिलित हों। दुनिया भर में 28 मई तक कोरोना वैक्सीन की जितनी भी डोज लगी उसमें भारत का नंबर दूसरा है। अमेरिका में अभी तक 29 करोड़ 72 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। भारत में 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। जबकि तीसरे नंबर पर लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील है, जहां सिर्फ 6.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। चौथे नंबर पर ब्रिटेन है, जहां 6 करोड़ 20 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ है। 4 करोड़ 80 लाख लोगों के टीकाकरण के साथ जर्मनी का नंबर 5वां है। मुश्किल सिर्फ इतनी है कि भारत की बड़ी आबादी के कारण टीकाकरण में नंबर 2 होने के बावजूद हमारी जनसंख्या का मुश्किल से 4% वैक्सीनेट हो पाया है। भारत में वैक्सीन की कमी को लेकर हाय तौबा मची है। इस बात पर चर्चा हो रही है कि कौन सी वैक्सीन सबसे बेहतर है और क्यों नहीं हमारे पास और अधिक संख्या में वैक्सीन हैं। हालांकि अभी भी ऐसे दर्जनों देश हैं जहां वैक्सीन के दर्शन तक नहीं हो पाए, जबकि दुनिया भर में वैक्सीन ड्राइव शुरू हुए 6 महीने होने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दर्जनों अफ्रीकी देश वैक्सीन की बाट जोह रहे हैं। यहाँ पर अभी तक फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। इनमें चाड, बुर्किना फासो, बुरुंडी, एंट्रिया, तंजानिया जैसे प्रमुख अफ्रीकी देश हैं। अप्रैल के अंत में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी, जिसमें कहा गया था कि अमीर देशों के पास लगभग 82% वैक्सीन है, गरीब देशों के पास कुल मिलाकर केवल 0.3% ही खुराक है। जब तक इस अंतर को कम नहीं किया जाएगा, कोरोना वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। भारत में दूसरी लहर के बाद दुनिया के गरीब देशों में वैक्सीन पहुंचने की आस और कम हो गई है, क्योंकि भारत दुनिया की वैक्सीन फैक्ट्री है और अब जितना उत्पादन हम कर रहे हैं उससे हमारी अपनी आबादी का वैक्सीनेशन पूरा नहीं पड़ रहा। भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने अभी तक दुनिया के 95 देशों को कुल 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन की डोज भेजी, जिसमें करीब 1 करोड़ 7 लाख डोज दान में दी गई, जबकि 3 करोड़ 57 लाख डोज कमर्शियल तौर पर दी गई। 1 करोड़ 98 लाख डोज संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स मिशन के तहत भेजा गया है। इसी कोवैक्स मिशन के तहत गरीब देशों तक वैक्सीन की सप्लाई हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 16 अप्रैल के बाद भारत ने दुनिया के किसी भी देश को वैक्सीन की खेप नहीं भेजी। 16 अप्रैल को कोवैक्स मिशन के तहत भारत ने सीरिया को 2.5 लाख वैक्सीन की सप्लाई की थी। इसके बाद भारत में दूसरी लहर का प्रकोप तेज हो गया और सरकार का पूरा फोकस भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर टिक गया। भारत में संकट बढ़ने के बाद पूरी दुनिया में वैक्सीन की सप्लाई रोकनी पड़ी है। भारत ने मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन, स्पुतनिक वी, जॉनसन एंड जॉनसन के साथ मिलकर वैक्सीन संकट को दूर करने की योजना बनाई है। मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन चरणबद्ध तरीके से अमेरिका भारत को भेजेगा। कुछ हफ्तों में स्पुतनिक लाइट की सिंगल डोज वैक्सीन भारत में होगी। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का उत्पादन क्वाड वैक्सीन साझेदारी के तहत हैदराबाद में किया जाएगा। साथ ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन का उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला, नोवावैक्स, जेनोवा, स्पुतनिक, देश में तैयार होने वाले और बाहर से भी जो स्पुतनिक आया है, इन सबका उल्लेख उसमें है और कितने आएंगे ये भी लिखा है। उसकी टोटल 216 करोड़ होती है राहुल जी। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन
2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। कोरोना की पहली लहर के समय जो तैयारियां की गई थी, जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए थे, धीरे धीरे जब केसेस कम होते गए तो हमने देखा कि किस तरीके से उन्हें मेंटेन नहीं किया जा सकता था, इसीलिए बंद होने की शुरुआत हुई। और जब दूसरी लहर आई तो हम तैयार नहीं थे उसके लिए। यानी कि जब पेशेंट्स की संख्या कम होती है तो जो फैसिलिटी बनाए जाते हैं उसे किस तरीके से सस्टेन करना है, उसे किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरह के एक ढांचे के साथ हम रहें कि अगर कोई नई लहर आए तो उस समय अचानक हमारे सामने ऐसी स्थिति न हो कि हम तैयार नहीं है। ये बहुत पसोपेश की स्थिति है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक को इसके बारे में एक तैयारी, एक प्लान रखना होगा। कोरोना महामारी की दोनों लहर में वायरस की रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन को सबसे अच्छा उपाय माना गया। लॉकडाउन का सीधा सा मतलब है भीड़ पर कंट्रोल, लेकिन लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान नहीं है। धीरे धीरे न सिर्फ देश को खोलना होगा बल्कि तीसरी लहर को ध्यान में रखकर इंतजाम करने होंगे। तकरीबन 21 जिले स्टेट एवरेज जो 10% पॉजिटिविटी रेट है उससे ज्यादा है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोगों के विचारों से यही तय हुआ है कि लॉकडाउन उठाना मुनासिब नहीं, लॉकडाउन उठाना पूरी तरह से लॉकडाउन उठाना ठीक नहीं। इसीलिए एक जरूर है कि जिन जिलों में बहुत ज्यादा डिक्लाइन है, बहुत ज्यादा कर्व नीचे आया है, जरूर उन जिलों में हम शिथिलता देना पसंद करेंगे। जिन राज्यों में कोरोना के मामले घट रहे हैं वो राज्य जून के पहले सप्ताह से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया अपना रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, हरियाणा जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में लगातार केस कम हो रहे हैं। महाराष्ट्र में अनलॉक की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश ने 1 जून से पाबंदियों में ढील देने का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली भी खुलने के लिए तैयार है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और दो एक्टिविटीज कल इंडस्ट्रीज अनाउंस की थी कि ये दोनों खुल सकती हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज्यादा यहीं पे काम करता है और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा गरीब लोगों को दिक्कत होती है। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। लेकिन सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है कि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए, तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। भारत में कोरोना की 2 लहरें आई। दोनों लहरों ने 2 बड़े और अलग सबक दिए हैं। पहला सबक सरकार के लिए है और दूसरा हम सब के लिए। सरकार के लिए सबक है वक्त से पहले जीत का ऐलान और भविष्य की चुनौतियों का गलत आकलन। ये गंभीर परिणाम दे सकता है। आम लोगों के लिए सबक है कि जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। जब कोरोना आया तो मुश्किलें भारत के सामने भी कम नहीं थी। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स
और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। जब पूरी दुनिया में दूसरी लहर आई तो भारत में भी इसके आने के आसार थे और ये आई, लेकिन सरकारी मशीनरी इसकी तीव्रता और प्रभाव के आकलन में गलत साबित हुई। भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से बिल्कुल अलग और भीषण थी। पहली लहर में मामले धीरे धीरे बढ़े। चरम पर पहुंचने से पहले हमारे पास 6-7 महीने थे। देश को तैयारी का काफी समय मिला। सरकार ने पहली लहर के आकलन के हिसाब से दूसरी लहर के प्रभाव का आकलन किया। उम्मीद थी कि दूसरी लहर भी धीरे आएगी, जिससे तैयारी का समय मिलेगा। लेकिन दूसरी लहर सुनामी की तरह आई। उसने सबको चौंका दिया। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें जब तक संभलती, चीजें हाथ से निकल चुकी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सामान्य दिनों में हमारे यहाँ एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। अब ये 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर करीब करीब 9,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। इस ऑक्सीजन को हमारे वॉरियर्स देश के दूर सुदूर कोने तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी लहर ने सरकार को जो सबसे बड़ा सबक दिया वो है जल्दबाजी में कोरोना के लिए तैयार बुनियादी मेडिकल सुविधाओं को हटाना बड़ी गलती हो सकती। देश को पूरी तरह से खोलना भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पहली लहर के बाद पूरे देश से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जैसे लगा था देश से कोरोना की विदाई हो गई। वो गलती दोबारा बहुत भारी पड़ सकती है। लॉकडाउन सरकार का फैसला होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कैसे निभाते हैं लोग। लेकिन अनलॉक जो होता है वो जिम्मेदारी होती है आम लोगों की, आपकी, हमारी, क्योंकि ये तय करेगा कि अगली बार लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। डॉक्टर कहते हैं कोरोना की ये बीमारी यहां पर रहने के लिए है अब, और हमें उसके साथ उसके हिसाब से जीना सीखना होगा। ऐसे में बहुत बड़ा दायित्व हम सब पर आ जाता है। क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी? आएगी तो क्या हम मुकाबले के लिए तैयार हैं? प्रभाव कितना होगा? इन सारे सवालों का सिर्फ आकलन किया जा सकता है, लेकिन दूसरी लहर का सबक यह है कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए खुद भी कमर कसिए। आपका जो स्पेशलाइजेशन है और अब थर्ड वेव को लेकर जो प्रोजेक्शन दिया जा रहा है, आप इंडिविजुअली कैसी तैयारी कर रहे हैं? इंडिविजुअली मैं कहूँगा कि अगर होगा ये तो हम लोग रेडी हैं, उसमें कोई डर की बात ही नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से पूरे रेडी हैं। इस अदृश्य वायरस से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा खुद करनी होगी। मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग को अपने व्यवहार में शामिल करना होगा। इस बात का इंतजार मत करिए कि सरकार आप पर सख्ती करेगी तभी आप नियम मानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। जरा सी लापरवाही जिंदगी भर का दर्द दे सकती है। दूसरी लहर में हम सब ने ये देखा है। पूरे देश को दुरुस्त रखने की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी हम सब की। हम लोग का माइंड सेट जो है ना थर्ड लहर को लेके हो ही गया कि अपने दिमाग में रख रखा है कि नहीं अब ऐसा है, तो उस तरह से माइंड सेट हम तो तैयार रहेंगे। और सिंपल सी बात है कि मास्क जो है ना अभी भी प्रोटेक्टिव है। अगर लोग आप लोग के माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि प्लीज जो बाकी लोग हैं मास्क जरूर पहने। हम 2 साल से काम करें, हम निगेटिव ही रहे, पॉजिटिव कभी नहीं हुए। उसका एक ही रीजन है मास्क, और मास्क ही बचाता है लोगों को। उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। खुद की जिम्मेदारी समझिए। लहरें चट्टानों से टकराकर टूटती हैं। पूरे देश का हौसला मिलकर वैसा ही चट्टान बने, एकजुटता की यही कोशिश जरूरी है।
सरकारों की तैयारी और हमारी जिम्मेदारी। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।